जो घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं, तो खास करके बड़े शहरों में होती है और उनके जो सवाल है, उनके जो प्रश्न है, ये बहुत ही पेचीदा स्वरूप के है और बहुत चुनौतियां भी है उनके सामने। एक मैं बताना चाहूंगा कि खास करके देश में जो लेबर मूवमेंट का जो शुरुआत का जो दौर है, वो औद्योगिक क्रांति के बाद का है। और खास करके मैं ये जानता हूँ कि 1848 में जो भारत के कामगार मूवमेंट के जिनको जनक बोलते हैं, नारायण मेघाजी लोखंडे का 48 में जन्म हुआ और 97 में वो गुजर गए हैं। और उनके आखिरी काल में उन्होंने महत्वपूर्ण जो योगदान रहा उनका, एक तो भारत के सभी मजदूरों को रविवार की छुट्टी मिली है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये रहा है। और उस काल में 1897 के पहले जब भारत में काफी लेबर मूवमेंट चली, उसमें खास करके गिरनी कामगारों की मूवमेंट थी और गोदी कामगार उसमें ज्यादा संगठित हुए। और उनका संगठन करने का जो प्रक्रिया था, जो कि अलग अलग रूप से छोटे छोटे इसमें झुग्गी में बैठ के उनका इकट्ठा होते थे और कई जगह भी नहीं तो भी खड़े खड़े इकट्ठा होके कामगार संगठन करने का काम करते हैं। और उस कामगार संगठन के वजह से ही एक तरफ ये एक कामगार मूवमेंट भारत में शुरू हुई और दूसरे साथ साथ में भारत की स्वतंत्रता मूवमेंट भी शुरू हुई। और दोनों मूवमेंट का इतना बड़ा प्रभाव था कि 1926 में महाराष्ट्र अपने देश में लेबर एक्ट बना है। और ये लेबर एक्ट से ये एक तरफ से बहुत ही लेबर संगठन बनाने की, कामगार संगठन बनाने की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन खास करके जो गिरनी कामगार थे, उनमें खास करके एक तो उनको 12 तास और 12 घंटे और 12 घंटे के बाद भी काम करना पड़ता था। तो उनका ये कहना था कि 8 घंटे की ये हो, हमें काम मिले और हम काम करें। इस तरीके का मूवमेंट से शुरू हुई कि हमको 8 घंटे का वक्त मिलना चाहिए काम करने के लिए, उसके ऊपर हम नहीं करेंगे। लेकिन ये इस जो पुरुष उसमें ज्यादा तरीके से थे और महिलाएं भी थी, लेकिन बहुत कम थी उस लेबर में। तो ये 1926 के कानून के बाद उस मूवमेंट का व्यापक रूप बदल गया और लोग काफी संगठित हुए। और 1926 के पहले यहाँ पे आईटक की भी स्थापना हुई थी और आईटक ने उस वक्त आईटक में काफी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे इस मूवमेंट में। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उस मूवमेंट में एक रूप से सहभागी थे और उस इस तरह का एक राष्ट्रीय आंदोलन लेबर मूवमेंट का हुआ। और उससे कामगार संगठन बने और एक तरह से जो कानून बनना था वो कानून काफी तरह से बने। समझो फैक्ट्री एक्ट बना, कहीं पेंशन एक्ट बना, कहीं बोनस के प्रावधान बने, कहीं कॉम्पनसेशन एक्ट बना, कहीं वेतन एक्ट हुआ, वेतन आयोग बने। ये सारी बातें उस वक्त हुई थी। लेकिन असंगठित श्रमिकों के बारे में कोई ये नहीं था। यही असंगठित थे, ये संगठित हुए थे और संगठित मूवमेंट में काफी ट्रेड यूनियन उसमें सहभागी थे। लेकिन घरेलू काम में करने वाली जो महिलाएं थी, वो शहरों में, बड़े शहरों में काम करती थी। और उनको उस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि 25-30 साल पहले
उन लोगों को 50-60 रुपए मिलता था और उसके पहले तो बहुत ही 20-25 रुपए से वो महिलाओं को काम करना पड़ता था। ऐसी महिलाओं का संगठित करने का प्रयास नागपुर शहर में हुआ। और एक बम्बई में तो घरगड़ी थे, उसमें जो रायगढ़, सिंधुदुर्ग या कोकण से आने वाले पुरुष बम्बई में वो घरगड़ी करके रहते थे और काम करते थे। लेकिन महिलाएं ये बहुत इसमें काम में लगी। इसका कारण ये था कि गांव से लोगों का जब पलायन शुरू हुआ शहर की तरफ, तो आदमी शहर में आके कंस्ट्रक्शन लेबर बना और महिलाएं बहुत सुरक्षित करके डोमेस्टिक वर्कर बनी। और ये डोमेस्टिक वर्कर महिला आते हैं और डोमेस्टिक वर्कर बनती है तो थोड़ा एक घर में सपोर्ट के लिए उनकी आमदनी उपयोग में होती है। तो ये ऐसी महिलाएं जब शहर में बढ़ने लगी और झुग्गी झोपड़ी में रहने लगा वो परिवार, और थोड़े भी पैसे हो तो उसके खातिर वो बड़े बंगले में काम पे जाने लगा। और ऐसी महिलाओं की काफी तादाद नागपुर शहर में बनी। और उसके बारे में संगठन करने का जब प्रयास हुआ तो संगठन कैसा करे, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जब वो बंगले पे काम पे जाती तो वहाँ संगठन नहीं कर पाते थे, या अपार्टमेंट में जाते तो नहीं कर पाते थे। फिर उनसे बात होती थी बाहर में, अपार्टमेंट के बाहर, घर बंगले के बाहर, लेकिन वो ज्यादा बात भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उनको घर में जाके, झुग्गी में जाके उनको संगठित करने का प्रयास किया। तो लोग बोले कि ये कैसी संगठित होंगी, उनको कौन मजदूरी देगा और उनको क्या लाभ होगा और कौन छुट्टी देगा और कैसी छुट्टी उनको चाहिए। ये सारे सवाल उन जब सभा होती थी, मीटिंग में, ये होने लगे थे। और दूसरी बात यह है कि जो सभी अलग लेबर, जो डोमेस्टिक वर्कर से अलग लेबर है, जो काम करता है, जो कंपनी में काम करता है या कहीं ऑफिस में काम करता है, तो उनका सामाजिक सम्मान का जो अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन घरेलू कामगार, डोमेस्टिक वर्कर के काम के वक्त जो सम्मानित जो दायरा देखना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि घरेलू काम करने वाली महिला सुबह 6 बजे से निकलती है, एक हाथ में चप्पल रहती है और एक हाथ में झोला रहता है, और ऐसी ही निकलती है। और घर में जिस बंगले में जाती है, जिस इसमें जाती है, तो पीछे के दरवाजे से उनको जाना पड़ता है और काम करना है। उसमें भी काफी कैटेगरी हो सकती है। हम देख सकते हैं कि एक तो ट्राइब होती है और एक तो एससी समूह की होती है, दूसरी ओबीसी समूह की होती है। और उसमें काम करने का भी एक अलग अलग प्रकार का तरीका उसमें। लेकिन ये बात हम समझना चाहिए कि भारतीय समाज ने महिला वर्ग को पहले से ही उपेक्षित रूप से देखा और समझते थे, और उनके साथ जिस तरह से महिला करके जो सम्मान देना चाहता, जो सम्मान से उसको बुलाना है, उनको कुछ खान पान का जो भी करना है वो सम्मान तरीके से होता था। लेकिन हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के तरफ पहले से ही उपेक्षित नजर से देखा गया है, और उसी आधार पर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहे। और ये घरेलू काम करने वाली जो महिला है वो अत्यंत काम उनका निचले तबके का समझा जाता है। जो बर्तन माजना है, जो साफ सफाई करना है घर की, या कपड़े धोना है, या बच्चों को संभालना है, या बूढ़े आदमी को देख रेख करना है, तो ये काम जो है एक तरीके का बहुत ही कम दर्जे का काम समझते हैं, आज भी समझते हैं। नागपुर शहर में आज भी समझते, और कहीं ऐसी बस्तियां है कि आज भी कहीं लेबर के सम्मान उनके बस्ती में, उनके बंगले में नहीं होता है।
तो कहीं और दूसरी बात यह है कि वो काम करते वक़्त जो बंगले के जो लोग हैं, जो नियोक्ता है, वो नियोक्ता इस तरीके से डाँटता है कि समझो कब्बसी की चाय के पीने की कब्बसी की दांडी भी कट गई एक आंधी वक़्त। तो वो एकदम इस तरीके से उनके ऊपर नाराज़ी दिखाता है, अपमानित करता है, ऐसे शब्द बातचीत करता है। तो इसलिए ये ऐसा समूह देश में इस लेबर जैसा समूह जो भारत स्थल में 93% है सभी लेबर को हम पकड़े जो असंगठित श्रमिकों में काम करने वाले हैं और ये ऐसा लेबर है कि वो उपेक्षित और पीड़ित है। इसलिए इस वर्कर को हमने संगठित करने का एक प्रयास किया है। हर वक़्त उस बस्ती में हम जाते थे, तो संगठित करने के लिए आधा पौन घंटा लगता था बस्ती में जाके बोलना, बातचीत करना। उनको काम पे आने के बाद घर में देखेंगी और मीटिंग में आएँगी, मीटिंग में आके फिर बातचीत होगी। ऐसा ये 2-3 घंटे की बैठक और रात को बैठक होती थी। उस वक़्त रात के टाइम बैठक करना झुग्गी-झोपड़ी में बहुत कठिन बात होती है। एक तो उस वक़्त उस बस्ती का माहौल एकदम अलग रहता है। और उनके घर के परिवार के लोग भी जो है असंगठित श्रमिक है, असुरक्षित है। जो फेरी वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, साइकिल पंचर दुरुस्त करने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर होते हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं और शाम को नशा पानी भी होता है। तो इस तरीके से उनका एक और 20-25 साल पहले उनके घर में बीड़ी ज़्यादा पी जाती थी। ये भी एक उनका ये था और इस माहौल में हम उनको संगठित करने का प्रयास करते थे। तब जब बताती थी वो महिला कि नियोक्ता का जो वो हमसे कैसे बर्ताव करता है, ये बताती थी और ये बहुत सुन्न करने वाली बात होती। जब बंगले में चोरी भी हो, बंगले में कोई ये भी हो, तो ये डोमेस्टिक वर्कर ने वहाँ चोरी की जा गई है, चोरी की है ऐसी करके उनकी रिपोर्ट दी जाती थी और ये कई जगह हमको ऐसी मिली कि जहाँ घर के ही नियोक्ता के ही पत्नी ने या मिसेस ने चोरी की थी, 80,000 रुपए का हार चुराया था। और अपने खर्च किए थे। लेकिन ये 6 साल की वर्कर थी उनके घर में काम करने वाली लड़की और उसके ऊपर उसका ये किया किया था, आरोप लगाया था। तब उसने आत्महत्या की है 6 साल की लड़की ने। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ और उस वक़्त हमने पुलिस स्टेशन और उस बस्ती में उनकी अ ये थी नानी थी, उनके साथ बातचीत करके हमने वो मसला सुलझाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं यहाँ उनके नियोक्ता के घर में सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी बहुत सारे प्रकरण है। आपने महाराष्ट्र के जरीपटका में कामले परिवार की महिलाओं का आपने नाम सुना होगा या वर्तमान पत्र में पढ़े होंगे। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएँ ये डोमेस्टिक वर्कर के साथ काम होती है और दूसरी बात उनको मेहनताना बहुत कम मिलता है। जो अभी समझो संगठन बढ़ गए या और संगठित हुए तो थोड़ी मेहनताना बढ़ा अभी 1000-1200 700 के ऊपर महिलाएं मांग करती है और ये होते तो बर्तन मांजने के 700 पकड़ो, कपड़े धोने के अलग से पकड़ो, खाना बनाने के अलग से पकड़ो, साफ सफाई करने के अलग से पकड़ो या बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए ये तो इस तरीके का करके 5-6 हज़ार रुपए वो महिलाओं को अभी मेहनताना मिलता है। लेकिन इस पर कोई ये नहीं, तो हमने शुरू से ये की कि हम ये लड़ाई को आर्थिक दृष्टि से मांग तो करेंगे मेहनताना बढ़ाने के लिए, लेकिन सम्मान हमको मिलना चाहिए, सम्मान जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। इस रूप से हम लोगों ने प्रयास किया और इस रूप को हमने रखा तो वर्तमान पत्र में हमारे ऊपर चिखल फेंक भी हुई कि आप लोग घर में ये कर रहे झगड़े लगा रहे और इसमें ये कर रहे तो इस बारे में टीका टिप्पणी काफी हुई
लेकिन हमने ये किया कि पहले नियोक्ता को हम एकदम कटघरे में नहीं रखेंगे और ये करेंगे, हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे और डोमेस्टिक वर्कर में जन जागृति लाएंगे कि उन महिलाओं के बीच में जो आत्मविश्वास बढ़ाने का काम है वो हम करेंगे। तो इस तरीके की हमने जो संघर्ष किया और 2008 में महाराष्ट्र में डोमेस्टिक वर्कर के लिए कानून बना। उसके लिए काफी बड़े-बड़े आंदोलन हुए, रेल रोको हुआ, मिनिस्टर को घेरा हुआ, चूल्हा जलाओ आंदोलन हुआ कलेक्टर ऑफिस में और काफी संघर्ष किया और ये बात उनके में जब बस्ती-बस्ती में हमने जन जागृति की तो 450 झुग्गी झोपड़ी है नागपुर शहर में और ये पूरे बस्ती में हमने जन जागृति किया और ये डोमेस्टिक वर्क को हमने घर से बाहर निकाला रास्ते पे। तो काफी महिलाएं 10-10 हजार महिलाएं इकट्ठा होके आंदोलन में उतरती थी और ये आंदोलन का एक ये हुआ कि 14 दिसंबर को चिटनीस पार्क में हमने रेणुका चौधरी के उपस्थिति में हमने डोमेस्टिक वर्कर की बड़ी परिषद भरी और आज के उस वक़्त कामगार मंत्री नवाब मलिक थे और उसमें 15-20 मिनिस्टर आए थे क्योंकि नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन था और अधिवेशन के लिए सब मिनिस्टर आए और ये अधिवेशन में आए और उस वक़्त कानून बना। लेकिन कानून में बहुत सारी बातें नहीं है, खास करके वेतन की बातें नहीं है और उनको जो सुविधा देना चाहिए इस तरीके की बातें कानून में की नहीं, सुधारना बहुत करने की जरूरत है। लेकिन जो भी कानून हुआ ये ऐसे उपेक्षित वर्ग के लिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो कानून हुआ ये संसदीय रूप से उनको एक क्या बोले अधिकार मिला इस कानून के वजह से और उससे एक ही महत्वपूर्ण काम है कानून में कि घरेलू कामगारों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद 2011 में महाराष्ट्र में घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है और ये वेलफेयर बोर्ड ने एक योजनाएं मंजूर की थी कि घरेलू कामगारों को जिनका उम्र 55 साल के ऊपर हो गया उनको 10,000 रुपए सम्मान देने की तरतूद उस वेलफेयर बोर्ड में की है। यही खास करके महत्वपूर्ण बात थी। उस वक्त सरकार ने 2 करोड़ रुपए प्रावधान किए थे। अभी कोरोना के इसमें घरेलू कामगार महिलाओं के ऊपर काफी भूखमरी की ये आई थी, नौबत आई थी और उसमें उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो फिर हमने कोरोना काल में जो भी मदद की और जो शासन ने 2 महीने के बाद राशन दुकानें शुरू की और उसका एक परिणाम अच्छा हुआ और बाद में 19 के पहले जो सरकार 19 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें जो अजीत पवार लेबर में ये अर्थ मंत्री थे उन्होंने 250 करोड़ रुपए उन्होंने प्रावधान रखा था तो उससे 1500 रुपए हर डोमेस्टिक वर्कर को मिले। ये एक बात लेकिन उसकी अमल बजावनी और ये बात आगे होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इसमें मैं महत्वपूर्ण ये बात बताऊंगी कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं ये एक तो बहुत गरीब घर की होती है और खास करके दलित आदिवासी समूह की ज्यादा होती है और अभी तो हम मुस्लिम में भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर है, हम ओबीसी में भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर है और उनके घर के यूथ या पुरुष लोग जो है वो गाड़ी साफ सफाई करने के लिए रखते हैं तो उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके का ये वर्ग बड़े पैमाने पे शहरों में अभी बढ़ रहा है और अभी घर में पहले एक डोमेस्टिक वर्कर होती थी, आज 2-2, 3-3, 4-4 डोमेस्टिक वर्कर रखा जाता है और उसमें भी एक बात है कि उनका भी डोमेस्टिक वर्कर रखते वक्त एक देखा जाते हैं कि नियोक्ता के घर के लोग कि वो बाई की कैसी है देखने के लिए और उसका रंग रूप आकार कैसा है ये भी देख के वो डोमेस्टिक वर्कर का चयन करते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रकार के पितृसत्ता का यहाँ पे ये दिखता है कि
बहुत बड़ा रोल है। और उनको पूरे साल में काम करने के बाद भी कहीं बोनस नहीं मिलता, कहीं एक साड़ी नहीं मिलती उनको कि काम किया हम भाई ने तो दिवाली के वक्त साड़ी दिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कहीं कहीं घर में चाय मिलती नहीं, कहीं मिलती है, कहीं घर में नाश्ता मिलता है, तो जब खत्म होता है त्योहार या ये तो तब दिया जाता है। तो इस छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें बहुत मायने रखती है। और उनके लेबर के सम्मान के दृष्टि से दिवाली में जब जो नाश्ता बनाते हो, नाश्ता 1 महीने के बाद खत्म होता है, तब उनको जो बाई बनाती है घर में, उस बाई को ही आखिरी में मिलता है। तो ये सम्मान के दृष्टि से हम उसको देखते कि इनकी डिग्निटी और इनका बारे में कैसा समाज सोचता है। और ये समाज ने एक तरीके की सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए। अभी डोमेस्टिक वर्कर के घर में उनके बच्चे पढ़ते हैं, पहले महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ते थे, पहले जिला परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, अभी अभी प्राइवेट स्कूल हो गया उसमें पढ़ते हैं। कई बड़े बड़े ग्रेजुएशन हुए हैं, कई इंजीनियरिंग पढ़े हैं, कई ऐसे कई कई घर के लोग अभी उस दृष्टि से आगे बढ़े। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर जो वर्कर है वो काफी तादाद है। नागपुर शहर में हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 1,20,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इन महिलाओं को हम देखते हैं, उनकी बस्ती देखते हैं, उनका घर देखते हैं, उनका परिवार देखते हैं, और उनका सब भी ये होता है, तब हम पता चलता है कि हम इन लोगों के बारे में संवैधानिक दृष्टि से हम क्या ये करना चाहिए, क्या उनको सुविधा देना चाहिए, क्या उनको एजुकेशन की मदद कर सकते हैं, क्या हम हेल्थ के बारे में सोचते क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर को पानी में उनके पैर और हाथ होते हैं। और आजकल सभी नियोक्ता के घर में अलग अलग प्रकार के पाउडर और साबुन आते हैं, अलग अलग केमिकल युक्त पाउडर और साबुन और केमिकल्स यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए। और उसमें उनके हाथ पूरे उसमें ये होते हैं, तो उनके हाथ के भेगा पड़ती है, उनके हाथ में उंगली में ये होता है, पैर में ये होते हैं, हमारे मराठी में चिकली बोलते हैं उसको। तो ये सारी बातें है, तो उनको हेल्थ के लिए इसके लिए कोई दवा पानी हो, या कमर झुकी रहती है तो झुक के कमर से बाद में 40, 50, 60 के उम्र तक जब जाती है महिलाएं 50 के, तो कमर झुकी हुई होती है, और ठंडी होती है तो उससे उसके शरीर के प्रॉब्लम बहुत सारे हमको दिखते हैं। तो उस बारे में भी हम कहीं बातें करें। और कई जगह भी साउथ के स्टेट ने कुछ बड़ा थोड़ा सुविधा देने का कोशिश किया है, लेकिन कानूनी तौर पे सेंट्रल के तौर पे कोई ऐसा सेंट्रल कानून बने कि ये डोमेस्टिक वर्कर के बारे में एक कुछ प्रावधान भी हो बजट में कि ये 250 करोड़ में क्या हो सकता है। जो सब समझो नागपुर शहर में 1 लाख डोमेस्टिक वर्कर है, तो बम्बई इतना बड़ा शहर है, पुणे इतना बड़ा शहर है, औरंगाबाद है, नासिक है, अमरावती है, कोल्हापुर है, ऐसे बड़े बड़े शहर में ये इनकी संख्या कितने करोड़ होंगी, इसका कोई अभी डाटा या इतना कोई हुआ नहीं है। तो इस परिवार को, इस डोमेस्टिक वर्कर को न्यायिक दृष्टि से हम कैसे देखें, सामाजिक न्याय के दृष्टि से भी हम इनके तरफ कैसे दिखे, तो हम उसके बारे में एक प्रकार की लड़ाई और ये चल रही। और दूसरी बात का ये था कि 2005 तक हमने ये डोमेस्टिक वर्कर का संगठन बनाने का प्रक्रिया शुरू की थी, और उसमें हमको ये बताया गया था कि लेबर ऑफिस के तरफ से कि आप डोमेस्टिक वर्कर का संगठन नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर शेड्यूल में सूची में नहीं था।
और सूची में डोमेस्टिक वर्कर नहीं था, इसलिए हम डोमेस्टिक वर्कर का संगठन रजिस्टर नहीं कर सकते और नहीं कुछ बात कर सकते। इसके लिए काफी झगड़ा लेबर ऑफिस के साथ करना पड़ा और उसके बाद पहली बार नागपुर शहर में रजिस्ट्रेशन हुआ डोमेस्टिक वर्कर संगठन का, जिसका नाम विदर्भ मोलकरीन संगठन। 7 लोग मेंबर है उसके, और हर साल हमको रिटर्न भरना पड़ता लेबर ऑफिस में कि इस साल आपने कितने लेबर किया रजिस्ट्रेशन किया है। अभी तो बोर्ड बना और कानून बना, तो दूसरा भी है कि वेलफेयर बोर्ड का भी मेंबर बनना पड़ता है डोमेस्टिक वर्कर को। उसमें भी उनके पहले 90 रुपए थे सब मेंबर बनने के वेलफेयर बोर्ड में, अभी 120 रुपए हो गए। और हम भी संगठन की मेंबरशिप लेते थे। उस वक्त हमने 25 रुपए मेंबरशिप ली से शुरू किया था, अभी हम 50 रुपए मेंबरशिप कर रहे हैं। तो ये मेंबर बनना और मेंबर बनाने की प्रक्रिया में और उनके जो सवाल है, एक तो कार्यस्थल के सवाल है कि वो महीने का बराबर मेहनत आना देता नहीं, कई तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ तो छुट्टी नहीं मिलती, एक तो हफ्ते की वो भी छुट्टी नहीं मिलती, ये एक सवाल है। दूसरे कहीं उनको दुखापत हुई, कुछ हुई तो और कुछ नहीं मिलता, कई सालाना ये भी कुछ नहीं, ये कार्यस्थल की बात हो गई। कौटुंबिक, इसमें कौटुंबिक में भी पूरे घर है, उसका परिवार है पूरा, दोनों पति पत्नी का मेहनताना से जो मिलता है उससे उनका परिवार चल नहीं सकता, ये बात है। उनके बच्चे का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, घर में खाने का प्रॉब्लम होता है, घर में गैस सिलेंडर हर महीने लेना पड़ता है, उसका खर्च है। तो ये सारी बातें घर की भी होती, घर के भी कौटुंबिक सवाल बहुत सारे। तीसरी बात है कि बस्ती के सवाल हैं, वो जिस बस्ती में रहती है, जिस झुग्गी में रहती है, उस झुग्गी के जगह जो होती है वो उनके नाम पे नहीं होती, और उनके नाम पे नहीं होती तो उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। बस्ती में लाइट नहीं होते हैं, बस्ती में रास्ते नहीं होते हैं, बस्ती में पानी की व्यवस्था नहीं होती है, बस्ती में एजुकेशन का कोई केंद्र नहीं होता है। तो ये सारी बातों से उनको लड़ना पड़ता है, और घर का पट्टा नहीं है तो घर बांध नहीं सकती, बड़ा घर बांधने का है तो उसको कर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि श्रम प्रतिष्ठा ये होती है कि बैंक वाला वो देखता है कि हमें कौन रिटर्न करेगा और उसकी क्या प्रतिष्ठा है। तो डोमेस्टिक वर्कर की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई सम्मान नहीं होता, तो बैंक वाला पहले ही भगा देता है, वो कर्ज भी नहीं देता। तो इस दृष्टि से उनका जो ये है बहुत ही तकलीफ वाला होता है, बहुत कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से कैसा ये 3 स्तर का सवालों के ऊपर हम कैसे ये हो सके, और उस दृष्टि से शासन स्तर से भी कुछ ये हो सके। ये कानून बनते वक्त लेबर मिनिस्टर ने हमको पूछा था कि ये डोमेस्टिक वर्कर चूल्हे तक जाती है, तो ये कानून चूल्हे तक जाएगा क्या? और चूल्हे तक जाएगा तो हमारे घर में नियोक्ता और डोमेस्टिक वर्कर के झगड़े होंगे। तो इस पर काफी बात हुई। हमने बोला कि इसमें चूल्हे तक जाने का ये क्या है, डेमोक्रेटिक राइट में जितना नियोक्ता के महिला को जितना अधिकार है, उतना डोमेस्टिक वर्कर को भी अधिकार है अपना खुद के इस ये करने का। झगड़े होने की कोई बात ही नहीं। तो दोनों को डेमोक्रेटिक राइट दोनों को मिलना चाहिए, और दोनों को मिलना चाहिए संविधान भी बताता है। तो संविधानिक दृष्टि से भी हम ये डोमेस्टिक वर्कर के तरफ देख के कानून बनना चाहिए। तो ये बात जब उनके साथ चर्चा हुई तो काफी ये लोग समझ गया, और उन्होंने एक छोटा कानून बनाया है और वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो इस तरह की उनकी स्थिति है। संगठन उनको मेंबर बनाना, उनको संगठित करना, और उनको मेंबर बनना, और मेंबर बनने के बाद की जो ये है, ये बहुत ही ये है। और जो लोग टीका टिप्पणी करने वाले थे, जो कानून बना तो
हमारा विजय जुलूस निकला था बारिश में, और उस बारिश में इतनी महिलाएं सहभागी हुई थी कि बहुत बड़ी। और वो संविधान चौक से गांधी के पुतले तक हमारा विजय रैली आई थी, और उसमें काफी कैमरे वाले लोग थे, काफी ये थे कि ये बहुत ही अलग तरीके का आप लोगों ने सरकार को बाध्य किया कि कानून बनाने के लिए। तो इस तरीके का डोमेस्टिक वर्कर का ये सारी बातें है। और मैं यहाँ रुकता हूँ, और कोई सवाल और कोई जवाब होंगे तो अपन दे सकते। धन्यवाद। धन्यवाद विलास बाबू ने बड़े हाँ। गहराई से उस परिस्थिति को समझाया, और बहुत सारे प्रश्न आपने खुद ने ही आपने बहुत सारे प्रश्न रखे सामने, और उन प्रश्नों का आपने जवाब रखा। तो मेरा एक प्रश्न है कि जैसा कि आपने ये हमारे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार होते हैं, ये एक तरीके से बिखरे हुए होते हैं, तो हाँ, हाँ। इनको इनको संगठित करने में जो चुनौतियां होती है, वो सबसे बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं? सुन पा रहे हैं? नहीं, संगठित क्षेत्र में हाँ, अभी अभी लेबर का जो भरोसा है जी। अभी अभी के वक्त में, ये भरोसा अबाधित रखने का बहुत बड़ा काम करना नए तरीके से बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले 10-15 साल में लेबर लीडर के ऊपर भरोसा नहीं है, और लेबर लीडर का भी लेबर के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि आजकल इतने संगठन बने और इतनी ये बने कि वो 2 दिन में मेंबरशिप बदल देता है, या 2 दिन में जो काम करेगा उसके तरफ जाता है। तो ये भरोसे की जो बात है, ये विश्वास की बात है, ये नए तरीके के कार्यकर्ता ने उस लेबर के बीच में करना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो ये बात उनके बीच में